BNBSC पार्ट टेस्ट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे पवन के निक्षेपणात्मक कार्य। यानी निक्षेपणात्मक कार्य का मतलब क्या होता है? इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है और जैसे ही तीव्र गति से पवन चलती है, पवन के साथ रेत या धूल के कण आते हैं। पवन के साथ जो रेत या धूल के कण आते हैं और जैसे ही पवन का वेग कम होता है, पवन इन पदार्थों का क्या करना प्रारंभ कर देती है? निक्षेपण करना प्रारंभ कर देती है। निक्षेपण का मतलब होता है जमाव करना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण से निर्मित स्थलाकृतियों को क्या कहा जाता है? निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कहा जाता है। पवन द्वारा जो निक्षेपण का कार्य होगा वो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां पर तीव्र गति से पवन चलती है, तीव्र गति से चलने वाली पवन अत्यधिक मात्रा में अपने साथ रेत या धूल के कण लेकर आती है और जब ये अत्यधिक मात्रा में रेत या धूल के कण लेकर आती है और उनको एक ही स्थान से लाकर दूसरे स्थान पर जमा कर देती है, तो उसके कारण से निर्मित स्थलाकृतियों को क्या कहा जाता है? निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां कहा जाता है। अब पवन का जो निक्षेपण कार्य है, इसके लिए आवश्यक दशाएं कौन सी थी? सबसे पहली बात आती है रेत की अधिकता होनी चाहिए। दूसरा, तीव्र पवन वेग होना चाहिए। मार्ग में क्या होना चाहिए? अवरोध होना चाहिए और निर्माण के लिए उचित स्थान होना चाहिए। यानी निक्षेपण का कार्य कब होगा? सबसे पहली बात आती है रेत की अधिकता होनी चाहिए। निक्षेपण या जमाव किसका होता है? रेत का होता है। और रेत का निर्माण कौन सी क्रिया के कारण से होता है? अपघर्षण के कारण से या सन्निघर्षण के कारण से। जैसे ही मरुस्थलीय क्षेत्रों में तीव्र गति से पवन चलती है और पवन चलने के कारण से उन क्षेत्रों में अपघर्षण होता है और सन्निघर्षण होता है। अपघर्षण का मतलब तो क्या होगा? जब तीव्र गति से प्रवाहित पवन उस धरातलीय भाग को घिसती हुई चलती है, तो इस प्रकार की क्रिया को अपघर्षण कहा जाता है। और ये कंकर पत्थर के टुकड़े आपस में रगड़ खाते हुए चलते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? सन्निघर्षण कहा जाता है। इस अपघर्षण के कारण से और सन्निघर्षण के कारण से रेत के जो कण हैं वो बारीक होते चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात आती है रेत की अधिकता, क्योंकि जमाव किसका होगा? रेत का होगा। अतः पवन में रेत की जितनी अधिकता होगी उतनी ही बड़ी स्थलाकृति का निर्माण होता है। और स्थलाकृतियां कौन सी बनती है? या तो बालू का स्तूप बनता है या फिर बाद में लोहे से बनता है। दूसरी बात आती है तीव्र पवन वेग। पवन का वेग जितना अधिक होगा उस पवन में रेत तथा धूल के कणों की मात्रा भी उतनी क्या होगी? अधिक होगी। जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में तीव्र गति से पवन चलती है तो उसके साथ रेत या धूल के कण आते हैं। तो अगर पवन का वेग अधिक होगा तो रेत या धूल के कणों की मात्रा भी क्या होगी? अधिक होगी। और अगर पवन का वेग ही कम होगा तो उस पवन में रेत तथा धूल के कणों की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्योंकि मंद गति से प्रवाहित जो पवन है उसमें रेत या धूल के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अतः जितना पवन का वेग अधिक होगा उसमें रेत तथा धूल के कणों की मात्रा उतनी क्या होगी? अधिक होगी।
और जब रेत और धूल के कणों की मात्रा अधिक होगी तो ही स्थलाकृति का निर्माण होगा, नहीं तो किसी भी प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण नहीं होगा। तीसरी बात आती है मार्ग में अवरोध। पवन का वेग भी अधिक है, उसमें रेत या धूल के कणों की मात्रा भी अधिक है, लेकिन जब तक मार्ग में कोई अवरोध नहीं मिलेगा, अवरोध का मतलब या तो अत्यधिक मात्रा में सघन वनस्पति हो, लेकिन ये वाली स्थिति मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है, या फिर कोई पर्वतीय स्थलाकृति हो, क्योंकि मार्ग में यानी कोई अवरोध होगा तो ही तीव्र गति से प्रवाहित पवन का वेग क्या होगा, कम होगा। और जैसे ही वेग कम होगा उन पदार्थों का क्या होने लग जाता है, जमाव होने लग जाता है। तो बात यही आती है मार्ग में अवरोध। आज जितने भी पर्वतीय क्षेत्र देखते हैं उन पर्वतीय क्षेत्रों के पास में रेत का टीला जरूर पाया जाता है। उन क्षेत्रों में वो रेत कहां से आई थी, वो रेत पवन के द्वारा लाई गई है, जो कि पर्वतीय अवरोध के कारण से उसी क्षेत्र में क्या हो गई है, जमा हो गई। तो बात यही आती है भाई मार्ग में क्या होना चाहिए, कोई भी अवरोध होना चाहिए, क्योंकि मार्ग में अवरोध होगा तो ही पदार्थों का या रेत या धूल के कणों का जमाव होगा, नहीं तो उस क्षेत्र में रेत या धूल के कणों का जमाव बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए या तो पर्वतीय स्थलाकृति होनी चाहिए या फिर बाद में उस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में सघन वनस्पति होनी चाहिए। अगर किसी पर्वतीय मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंचे रेत के टीले पाए जाते हैं तो भी बाद में आने वाली रेत वहां पर जमा होती जाती है और उस टीले को और भी क्या कर देती है, बड़ा कर देती है। तो उस मार्ग में क्या होना चाहिए, अवरोध होना चाहिए। चौथी बात आती है निर्माण हेतु उचित स्थान। रेत का जो जमाव होगा उसके कारण से रेत के टीले का निर्माण होता है, जिसे बालू का स्तूप कहा जाता है। इसके लिए उचित स्थान होना चाहिए, क्योंकि ये तो है नहीं भाई पवन एकदम से रुक गई और रेत वहीं पर जमा हो गई। इसके लिए अत्यधिक 1-2 किलोमीटर के क्षेत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि रेत का जो जमाव होता है वो कैसे होता है, धीरे धीरे होता है। क्योंकि पवन का जो वेग कम होता है वो धीरे धीरे होता है, एकदम से पवन का वेग कभी भी कम नहीं होता है। तो ये तो थे पवन के निक्षेपण कार्य हेतु या निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के निर्माण हेतु आवश्यक दशाएं। अब बात आती है निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। पवन के निक्षेपण के कारण से 2 प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, और दो प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं उनमें एक आता है बालू का स्तूप और दूसरा है लोहे। दोनों ही रेत के टीले ही पाए जाते हैं। बालू का यानी रेत, स्तूप का मतलब होता है टीला। लंबे आकार में अगर कोई रेत का टीला पाया जाता है तो इस प्रकार की स्थलाकृति को क्या कहा जाता है, बालू का स्तूप कहा जाता है। और इस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण अधिकांश मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। आज भी अपन जितने भी बड़े मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जैसे सहारा हुआ, अरब हुआ, मंगोलिया हुआ, मंचूरिया हुआ, गोबी का मरुस्थलीय क्षेत्र हुआ, थार का मरुस्थल हुआ, इन सभी क्षेत्रों में इसी प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। तो बालू रेत के जो टीले पाए जाते हैं उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को क्या कहा जाता है, बालू का स्तूप कहा जाता है। अर्थात जब पवन के द्वारा अत्यधिक मात्रा में रेत या धूल के कणों को लेकर जाया जाता है और जैसे ही पवन का वेग कम हो जाता है, पवन ने उतने रेत या धूल के कणों को वहन करने की
या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब उन पदार्थों को वहन करने की क्षमता कम हो जाएगी तो ये पदार्थ उसी स्थान पर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। और जैसे ये पदार्थ उसी स्थान पर जमा होते जाएंगे रेत का आकार बढ़ता जाएगा और उसके कारण से एक टीलेनुमा संरचना का निर्माण होता है। इस टीलेनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, बालू का स्तूप कहा जाता है। इनके आकार की बात करें तो ये नवचंद्राकार होते हैं, कभी कभी अर्धचंद्राकार भी पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, नवचंद्राकार भी होते हैं, कभी कभी अर्धचंद्राकार भी पाए जाते हैं। इस आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और बरखान बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप जिधर की ओर पवन चलती है अर्थात पवन की दिशा के समानांतर निर्मित बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। जैसे पवन इधर चल रही है तो लंबे के लंबे रेत के टीले का निर्माण हो जाता है और लंबे रेत के टीले के इस प्रकार के बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। अर्थात पवन की दिशा के समानांतर जो निर्मित बालू का स्तूप है उनको क्या कहा जाता है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। इनका जो सामने वाला ढाल होता है वो मंद होता है और जो पीछे वाला ढाल होता है वो कैसा होता है, तीव्र होता है। यानी सामने का ढाल मंद पाया जाता है क्योंकि सामने पवन का वेग पाया जाता है और पीछे बिल्कुल लंबे आकार में बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार निर्मित बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। दूसरी बात आती है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। पवन इधर से इधर चल रही है और समकोण पे बालू का स्तूप का निर्माण हो जाता है अर्थात आधा बालू का स्तूप बन गया और इस प्रकार के बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। जब किसी क्षेत्र से पवन चल रही है और पवन के समकोण पे बिल्कुल सामने वाले भाग पे बालू का स्तूप का निर्माण हो रहा है तो इस प्रकार निर्मित बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या आधा बालू का स्तूप भी कहा जाता है। तीसरी बात आती है बरखान बालू का स्तूप। बरखान का निर्माण कब होगा, जब किसी क्षेत्र में, जैसे यहां बालू का स्तूप का निर्माण हो गया और फिर तीव्र गति से पवन चल रही है और जब तीव्र गति से पवन चलेगी तो यहां की जो मिट्टी है वो हटकर कहां चली जाएगी, पीछे चली जाएगी और जब यहां की मिट्टी हटकर पीछे चली जाएगी तो इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। एक बार किसी भी क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण हो गया यानी आधे बालू का स्तूप का निर्माण हो गया और फिर उसके बाद में उस क्षेत्र में सामने वाले भाग से तीव्र गति से पवन चल रही है तो यहाँ की रेत उड़ती हुई कहाँ चली जाती है, पीछे की ओर चली जाती है और रेत पीछे की ओर जाने के कारण से सामने वाले भाग पे पूर्ण विकसित 2 सींग के समान आकृति का विकास हो जाता है और पीछे वाला भाग नुकीले आकार में पीछे तक चला जाता है। इस प्रकार निर्मित इस आकृति को क्या कहा जाता है, बरखान बालू का स्तूप कहा जाता है। इस प्रकार के बालू का स्तूप अरब के मरुस्थलीय क्षेत्रों में और सहारा में अधिक पाए जाते हैं क्योंकि उन क्षेत्रों में तीव्र गति से पवन चलती है और तीव्र गति से पवन चलने के कारण से जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो बरखान बालू का स्तूप के रूप में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद की बात आती है बालू का स्तूप स्थान। मरुस्थलीय क्षेत्रों की एक मुख्य विशेषता पाई जाती है, यहां पर रेत के टीलों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है।
अर्थात ये जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, आज कोई बालू का स्तूप यहाँ पर है, सामने तीव्र गति से पवन चलेगी और जैसे सामने तीव्र गति से पवन चलेगी, इससे सामने वाले भाग की जो मिट्टी है वो हटकर पीछे चली जाएगी। ये बालू का स्तूप यहाँ पर आ गया। फिर बाद में पवन चलेगी और ये बालू का स्तूप यहां से यहां चला और फिर पवन चलेगी, ये बालू का स्तूप यहां निर्मित होगी। तो ये तो कौन सा था? पूर्ववर्ती बालू का स्तूप, जिसका निर्माण पहले से ही हो गया है और ये नवनिर्मित। अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे ही तीव्र गति से पवन चलती है, सामने वाले भाग की मिट्टी हटती हुई पीछे चली जाती है और जैसे जैसे ये मिट्टी पीछे की ओर जाती है, ये बालू का स्तूप खिसकते जाते हैं और इनके स्थान में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है, ये दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार निर्मित बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? नवनिर्मित बालू का स्तूप कहा जाता है। इसके बाद में दूसरी शिलाकृति आती है लोयस। महीन रेत के जो कण होते हैं उनके द्वारा निर्मित शिलाकृति को क्या कहा जाता है? लोयस कहा जाता है। कई बार स्थिति ये होती है, आंधी या तूफान आता है और आंधी या तूफान आने के बाद में पवन का वेग मंद हो जाता है और जब पवन का वेग मंद होता है तो आकाश में निलंबित अवस्था में धूल के कण लटकते हुए रह जाते हैं और उसके कारण से वायुमंडल की जो दृश्यता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये वाले जो कण होते हैं, ये पवन का वेग चाहे कितना ही धीमा हो जाओ, लेकिन ये कण नीचे नहीं बैठते। ये कण किसके द्वारा बैठते हैं? या तो जल के द्वारा बैठते हैं, अगर वर्षा होती है तो वर्षा के द्वारा नीचे बैठ जाएंगे, और अगर वर्षा नहीं हो रही है तो वाष्प के सहारे नीचे बैठ जाते हैं, या फिर बाद में वनस्पति के सहारे नीचे बैठ जाते हैं और धीरे धीरे महीन रेत के यानी शिलाकृति का निर्माण हो जाता है। और जो ये महीन रेत की जो शिलाकृति पाई जाती है, इस शिलाकृति को क्या कहा जाता है? लोयस कहा जाता है। और ये वाला जो लोयस शब्द है, ये चीन के लोयस प्रदेश से लिया गया है, जहां पर महीन रेत के टीले पाए जाते हैं और इन महीन रेत के टीलों वाली शिलाकृति को क्या कहा जाता है? लोयस कहा जाता है। तो ये तो थी पवन द्वारा निर्मित शिलाकृति। आज के लिए इतना ही।